दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो उत्तर है द यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ है। और इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करिए। देखिए, पहला कथन है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। सही है। और ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो बिल्कुल सही है। 2, 3 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र के नेता है। सही नहीं है। वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सही नहीं है। वो अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। ये भी सही नहीं है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। और संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है, जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित ये सभी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? तो सही उत्तर है, भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो इस तरह से भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का किसके? तो उत्तर है प्रधानमंत्री के। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रास्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे।
और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रास्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दे। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देता है। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री में विभाजित करता है, तो ये सही नहीं है। दूसरा कथन है आपका कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, केवल 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है और भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। भारत में मंत्रियों का जो वर्गीकरण है ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की 3 श्रेणियां हैं मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। तो इसमें आप जान लीजिए उप मंत्री के पद का भी उल्लेख किया गया है वरीयता सूची में। तो कथन 1 गलत हो जाएगा, कथन 2 आपका सही है। कैबिनेट से क्या तात्पर्य होता है आपको बताना है, तो सही उत्तर है कैबिनेट। दोस्तों, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री यदि कोई हो तो शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल एक जगह अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट में शामिल होते हैं कौन? तो केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ पर? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 352 में। दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से ये उपबंधित किया गया है। अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं आपके, आप देखिए। एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा कथन है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो केवल 2, कथन 2 केवल आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए, एन गोपालास्वामी अयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन में मंत्रियों के समूह बनाए जाने को, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार करने और एक संगठन की प्रक्रियाएं प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो ये आपका कथन एक सही नहीं है कि एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन कि प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 था, उसने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी और तदनुसार 1970 में एक नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया और अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया था। जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित करके प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया और मार्च 1985 में इसे कार्मिक और प्रशिक्षण
प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया और इसका समस्त प्रभार प्रधानमंत्री के तहत होता है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के अ, मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही। तो केवल 2 आपका सही है। पहला कथन कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है, ये गलत है। क्यों गलत है तो आप जान लीजिए। कैबिनेट सचिव जो होता है, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है और मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में और कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार का कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है और मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो पहला कथन एक जो है गलत है। कैबिनेट सचिव के सलाह पर नहीं मंत्रालय विभाग का गठन होता है, बल्कि भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, आपको बताना है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री के पास। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का और कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74(1) में ये वर्णन भी है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका है, आप देखिए कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, बिल्कुल सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएंगी। केवल एक यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी और 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो इस तरह से उपर्युक्त कथनों में केवल कथन एक आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत के प्रधानमंत्री, देखिए भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो क्या होगा। तो आप जान लीजिए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री कोई संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य होंगे तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण के लिए लोकसभा में ही लाया जा सकता है और यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे और यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है और अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे।
अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किसके सदस्य? तो संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा या दोनों सदनों का सदस्य। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वो लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है और वो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वो लोकसभा का सदस्य हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, देखिए, पहला है कि जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए आपका सही है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह के बाद वो अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और आप जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं प्रश्न संख्या जो है दोस्तों, प्रश्न संख्या कितने पर? 22 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, देखिए, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? तो सही उत्तर है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने समय बाद? तो उत्तर है 6 माह बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखिए, पहला कथन है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है। और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी आपका केवल गलत है, अन्य तीनों कथन सही हैं। मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन या लोकसभा के साथ उच्च सदन किसी का भी सदस्य हो सकता है, यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो सही उत्तर है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। और आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, इसलिए प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो आप बताइए, लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार सही नहीं है, तो केवल 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ये एक संवैधानिक बाध्यता है। तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे तो संसद के प्रति हो सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति एकदम स्पष्ट प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा का विकल्प नहीं है। तो निकटतम उत्तर संसद हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो ये केवल और केवल लोकसभा के प्रति। और कहा गया है अनुच्छेद 75 में कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि संघ के मंत्री जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के प्रति प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। तो केवल और केवल एक सही है। और कई बार इस प्रश्न को आपने देख लिया कि संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये गलत है, क्योंकि भारत में संघ में मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कारण सही हो जाएगा, लेकिन कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कथन तो गलत है, लेकिन कारण सही है। आप देख लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन यानी केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। और संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कितने माह के 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न में आपको 3 कथन दिए गए हैं। बताना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो नहीं, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति नहीं। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। 2 और 3 आपके सही हैं, 1 जो है वो गलत है। अनुच्छेद 75(3) में आप जानते हैं स्पष्ट प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद के अंतर्गत। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद में आते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों से राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो यदि निम्न सदन यानी लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो वो त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75(3) के कारण ये परंपरा है कि बहुमत खोते ही वो त्यागपत्र दे देता है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 75(3) में ये व्यवस्था है कि अगर जो 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन यानी लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो वो त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण ये परंपरा है कि बहुमत खोते ही वो त्यागपत्र दे देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो सही उत्तर है विधायिका। दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, आप जानते हैं, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है और इसे ही उत्तरदायी शासन या संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी उसके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यही संसदीय शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। तो इसलिए आप जान लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास, भर्त्सना, स्थगन या विश्वास प्रस्ताव? तो सही उत्तर है विश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, संसद में विश्वास प्रस्ताव या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है और इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद यानी लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष के द्वारा ही लाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो विश्वास प्रस्ताव है वो मंत्रिपरिषद रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो सही उत्तर है लोकसभा के। आप जान लीजिए दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि अपना पद या अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है, आप देखिए, प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है और यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 50 या 60? तो सही उत्तर है 50। देखिए, लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 50 होती है। और आप जान लीजिए, ये लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम 198 के तहत ये प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत राज्य व्यवस्था और शासन का महत्वपूर्ण खंड केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
तब तक हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।